ये कैसे नहीं करी? जब नहीं करते हैं तो गालियां भी तो खाते हैं। ये मैम। हम भी तो चाहते हैं। अरे अरे सबके हाथ नीचे हो गए। चल मैम होमवर्क कौन सा था? ये लो, बताओ भाई प्रिया को होमवर्क कौन सा था? नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीन रेगुलेशन पता नहीं है तुम्हें, बाकी बच्चों ने किया है। मैम किया है। अच्छा किया है। अच्छा ये बच्ची शो ऑफ में बिलीव नहीं कर रही। मैम कैमरा ठीक नहीं हुआ। नहीं मेरा नहीं हुआ है अभी तक। ये देखो टाइम नहीं लगा किसी को भी। कल तुम आई बाहर थी तो मैं कैसे कराती, अभी टाइम नहीं लगा। अब तो वीकेंड की होगा। आपके दोस्त ने आपकी मदद ही नहीं की। मैं खुद ही नहीं थी घर पे, वो मेरी क्या मदद करता। मैं तो उससे पूछना भी भूल गई सही बताऊं तो। क्लास स्टार्ट के टाइम याद आया मुझे, अरे रे ये तो रह गई। चलो विद ऑल कॉन्वर्सेशन, चलो 89 हो गए, शगन पड़ गया है। 91 हो गए, बहुत बढ़िया। आइए तो अब इस सब की शीट्स अलग है, चलिए इनसे कर लेते हैं। ओके नाउ जो अभी बच्चे आए हैं पिछले बैच गुड वालों के इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पिछले बैच वालों को तो पता, शायद तुम्हें नहीं पता। ट्विंस के बारे में नहीं बात हुई थी ना हमारी पिछले क्लास वालों ने एक्चुअली पूछा ना, तो फिर मेरे को कॉन्सेप्ट याद आया कि ये मैंने बताना है। ठीक है तो एक बार आप भी सुन लो। ठीक है तो ट्विंस का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो ट्विंस होते हैं आपने देखे कुछ एकदम सेम होते हैं, कुछ होते थोड़े डिफरेंट होते हैं, है ना। तो सेम और डिफरेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। एक होते हैं आपके मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये ऐसा क्यों चल रहा है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मोनोजाइगोटिक ट्विन और एक डाइजाइगोटिक होते हैं, या फिर उनको हम कहते हैं पैटर्नल ट्विन। यो मैम। ठीक है तो अंतरिक्ष दो तरीके की ट्विन की बात हो रही है, इसके अलावा तक अभी तक कुछ नहीं करा हमने। ठीक है एक है मोनोजाइगोटिक ट्विन और एक है, और क्या हो रहा है, हाँ, और दूसरा है हमारे पास फेटर्नल ट्विन। इसका क्या मतलब होता है देखो, इसको कॉपी में बना लो, तुम्हारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। मोनोजाइगोटिक ट्विन का क्या मतलब है कि मान लेते हैं ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है जो मुझे बनानी पड़ेगी। ये तो मजा नहीं आएगा। फेलोपियन ट्यूब में एक एग निकला, दिस इज एग। उसके साथ आके एक स्पर्म ने फ्यूज किया, दिस इज स्पर्म। एक एग एक स्पर्म का कॉन्सेप्ट चलेगा, तो क्या बन जाएगा इनकी फ्यूजन से? जायगोट। जाइगोट, है ना, जाइगोट बन गया। जो जाइगोट जा रहा था ना यूट्रस की तरफ, रास्ते में उसे कुछ हुआ, हमें नहीं पता कैसे, पर वो दो जाइगोट में चेंज हो गया, वो टूट गया बीच में से और दो जाइगोट बना देता। ठीक है तो कितने जाइगोट है ये? टू जाइगोट। दोनों जाइगोट नीचे जाते हैं और इम्प्लांट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो आपको दो बच्चे मिलेंगे। अब देखो एक ही स्पर्म से फ्यूजन से बना है ना, और एक ही एग की फ्यूजन से बना है, तो अगर स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम होता तो ये दोनों बच्चे कैसे होंगे? फीमेल। और अगर एक्स स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम होता तो दोनों बच्चे क्या होते? मेल। इस केस में आपको दोनों बच्चों का जेंडर सेम मिलेगा। समझ आई बात? और क्योंकि एक ही एग, क्योंकि ये एक ही एग और एक ही स्पर्म से बने, इसलिए ये बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है जी। फर्टर्नल ट्विन क्या होता है? फर्टर्नल ट्विन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये रहे हमारे फेलोपियन ट्यूब, या मैं बना रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखा। हंसने की आवाज है तन्वी। गाना नहीं सुना तुमने? सॉरी की क्या बात है? हंसने के लिए कि सॉरी बोलना, अल्टर अनलेस तुम किसी के गिरने पे हंस रही हो। ओ दैट्स नॉट फनी, सॉरी। कम ऑन, अगर आपका भाई बहन गिरता है तो हंसना तो मैम और भी हंस रहे हैं। चुप करो। ये एक अंडा है। मान लो किसी दिन ओवरी भूल गई कि उसको हर महीने एक ही अंडा देना था, ओवरी ने दो अंडे दे दिए, दोनों ओवरी ने कह उप्स, या फिर एक ही ओवरी ने दो अंडे दे दिए, तो आपके पास कितने अंडे हैं? दो। दोनों अंडों पे एक एक स्पर्म जाके फ्यूज कर सकते हो, स्पर्म तो मिलियंस में आ रहा है। तो एक स्पर्म, देखो एक स्पर्म एक एग पे ही लगा, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। वन स्पर्म किसके साथ लगेगा? वन एग के साथ, लेकिन यहाँ पे अंडा भी अलग है और स्पर्म भी अलग है। ये बात क्लियर? ये बच्चे जाइगोट, जाइगोट बन गए दो, प्लांट होंगे, ट्विन बनाएंगे। लेकिन ये जो ट्विन होंगे अलग जेंडर के भी हो सकते हैं
हो सकता है ना इस वाले स्पर्म में क्रोमोसोम एक्स हो, इस वाले में मे बी वाई हो, यू नेवर नो, ये एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, ये भी एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है। तो इस केस में जो ट्विंस होते हैं वो हो सकता है अलग अलग जेंडर के हो और अलग अलग भी दिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एग भी डिफरेंट है, राइट। यो यो मैम। तो ये कॉन्सेप्ट था twins, क्योंकि पिछली क्लास में बच्चे ने पूछा था, थैंक्स टू द किड हम ये कर पाए। चलो हम पहुंचे थे इस वाले पे, ओहो हो, ग्रास होपर के ऊपर, है ना, यो मैम कर है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लिया अब तुमने। यो मैम। यो मैम। पेज नंबर, पेज नंबर 85। 85। ठीक है, चलो जी डन, आंसर इज बी, सही है। यो मैम। यो मैम। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है ना, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। अरे प्लेसेंटा से हार्मोन भी निकलते थे ना, यो मैम। क्या है, इट्स एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या एंडोक्राइन एंडोक्राइन। इट इज द क्राइन टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि जब तक फीमेल प्रेजेंट है तब तक ही आएगा, उसके बाद नहीं होता ना फीमेल में भी। यो मैम तो यो मैम। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं इससे, हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन। को अरे रुक, हाथ, हैंड रेस म्यूट कर दूंगी सबको, नालायक को। राज शराब, बाकी सारे शराब। राज, मैम HCG HPL एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन HPL एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन, अरे वाह। SCG स्टैंड फॉर, मैम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन क्या करता है ये हार्मोन करते क्या है। हाँ जी, अब नहीं हाथ खड़े हो रहे तुम्हारे। रुशिल, फंस गए रुशिल, यस मैम। क्या करते हार्मोन। मैम जो HCG होता है ये मींस प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। कैसे, मैम बेबी को फूड प्रोवाइड करता है ये बेबी को फूड प्रोवाइड, खाना बनाता है ये, मारूं मैं तुझे, पीट दूं तुझे। मदर के ब्लड से आता है खून, हार्मोन का खून, हार्मोन हमेशा नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, ये एनर्जी नहीं दे सकते। करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। क्या करता है, मैम मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग में भी ये हार्मोन मदद करते हैं, इनका यही काम होता है ना। तो थिकनिंग मेंटेन करके रखते हैं, हार्मोन का लेवल मेंटेन करके रखते हैं, ये सब इनके काम होते हैं। तो बेटा इसमें आप फंस रहे हो ना, तो इनके फंक्शंस एक बार रीड कर लेना, है ना। यो मैम यो मैम। हेल्प बुक में मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। अब जो फंक्शन नहीं है प्लेसेंटा का वो बताना है। तो प्लेसेंटा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को देता है ये खाना वाना और ऑक्सीजन। यो मैम। मैम। याद रखना, हमने नॉट ढूंढना है, ठीक है। तो हमेशा सिंबल बनानी है करो। सीक्रेट एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। यो मैम। एक ही बुक में एस्ट्रोजन को ओ से भी स्टार्ट करते हैं, तो एक ही चीज है। फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, याद रखना, ध्यान सुनो। ओ चुप चुप यो मैम। चुप 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 में चुप हो जाया करो। इसमें गलती क्या होगी, फ्रॉम और टू में। तो ध्यान से पढ़ना कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बाहर लेके जाना, दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर ये टू एम्ब्रियो लिख देता तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती, समझ आई। यो मैम। टू को ध्यान से पढ़ना है। इट सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, करता है। नो मैम नो मैम। ये ब्रेन को स्टिमुलेट जरूर करता है, ब्रेन को फीडबैक जरूर देता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। ऑक्सीटोसिन बनाता कौन है, मैम पोस्टीरियर। एम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यार हद हो गई है। तो मतलब मैं क्या हाथों पे लिखवा लूं। हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है, रिलीज कौन करता है, मैम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन नहीं बना रही, वो सिर्फ सीक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, समझ आई। यो मैम यो मैम। रिवाइज कर लेना इसको। चलो 48, तब्बू भारी रहेगी। 48 क्वेश्चन छूट गया। Which one of the following is a correct matching of the events occurring during menstrual cycle? करेक्ट ढूंढना है हमें, ध्यान से पढ़ना है इसे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो चार्ट है ना, कौन से पेज नंबर पे है। मैम पेज नंबर 50
34 50 और 54 जिसका भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये लेबल होने के लिए आता है, इससे निकाल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चार्ट पढ़ के इससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यू, आपके पास बुक भेजी हुई है ना मैंने, Yo yo हेडिंग लिखी हुई है उसमें, हेडिंग लिखी हुई है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके सारे क्वेश्चन लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत थ्योरेटिकल, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। राइट नाउ, ओव्यूलेशन जब एग रिलीज होता है, LH एंड FSH अटेन पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ऐसा होता है LH और FSH दोनों का पीक लेवल होता है, नो मैम। yo ma'am. यो मैम। एंड शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में एकदम से डिक्रीज होता है, तब ओव्यूलेशन होती है। No ma'am. अच्छा, आधे कह रहे नो, आधे यस। पॉलीफेरेटिव फेज इज रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमीट्रियम। पॉलीफेरेटिव फेज कौन सा फेज होता है जब, एंड अरे पॉलीफेरेटिव फेज कौन सा होता है, हैंड रेस करो रिया। मैम जब एंडोमेट्रियम दोबारा बनती है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है तब। अच्छा, और क्या हो रहा है, पॉलीफेरेटिव फेज क्यों कहती हूँ मैं इसे, क्योंकि इसमें कौन सी चीजें पॉलीफेरेट हो रही है, सेल बढ़ रहे होते हैं इन द ओवरी, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बढ़ रहा होता है ना, इसलिए इसे पॉलीफेरेटिव फेज कहते हैं। ठीक है, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमीट्रियम एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। हाँ, मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। यो मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है, नो मैम। नहीं होता, नो फॉलिकल अभी बन रहे हो रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल तो बना ही है, मैच्योर कैसे होगा, सही है। नो मैम। Development of corpus luteum, development of corpus luteum is known as the secretory phase, यस मैम। and इसका ये increase secretion of progesterone होता है। Yo ma'am. This is the correct statement. This is the correct statement. तुम्हारा इतना उल्टा सीधा आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमको वो चार्ट अच्छे से याद नहीं है। उस चार्ट में देखो, अभी एनसीईआरटी खोलो सारे, यहाँ पर फेजेस लिखे, मेंस्ट्रुअल फेज, पॉलीफेरेटिव फेज एंड आपको सिक्रीटरी फेज आएगा, उसके ऊपर आपको सीक्वेंस दिखेगी, यहाँ पे यूट्रस के बारे में लिखा है कि कैसे ऊपर हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन सिर्फ एक ही टाइम है जब वो इंक्रीज होता है, दैट इज ड्यूरिंग दिस कॉर्पस ल्यूटियम फेज, वैसे नीचे है, सिर्फ इस टाइम पे वो इंक्रीज होता दिखेगा। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल सिमिलर रहता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बस एक बार पीक लेता है, बाकी सारे टाइम पे वो ठीक ठाक ही चलता है। राइट, तो आपको इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ध्यान से करना, समझ आई, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमीट्रियम एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज। मायोमीट्रियम थोड़ी ब्रेकडाउन होती है, एंडोमीट्रियम होती है, तो ये गलत है, आंसर वुड बी सी। ये डिफिकल्ट इसलिए लगा क्योंकि आपको याद नहीं था, नहीं तो ये आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था ये, पर और इसमें गलती ये होती है, एंडोमीट्रियम मायोमीट्रियम गलत पढ़ लेते हो, तो ध्यान से पढ़ना। नाउ जिससे पूछूंगी वो हाथ खड़ा करेगा। इफ मैमेलियम ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। अगर एक ओवम है और उसको स्पर्म नहीं मिला, फेल टू फर्टिलाइज, तो इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होगा, चांसेस होने के कम है, अनलाइकली मतलब कम चांसेस है, कम चांसेस है, तो इसमें से कौन सा इवेंट है जिसके होने के कम चांसेस है, ये बताना है। पायल। मैम प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन रैपिडली डिक्लाइंस। हाँ, देखो, गुड, कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये डीजेनरेट तो होगा 14 डे के बाद। एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीजेस, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन फर्दर डिक्रीज होती है। वो चार्ट निकालो और वो चार्ट देख के बताओ कि ऐसा हो रहा है कि जब ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो एस्ट्रोजन गिरता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। Yo ma'am. मुझसे भी एनसीईआरटी खुलवाओगे? कभी कभी लगता है पढ़ते पढ़ते मेरी बात खुद की खराब हो जाएगी, बच्चों का पता नहीं। सुख जाओ भाई। मुझे ऐसा खुशबू आ रही है कि कुछ गलत बोला जा रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, ये पेज ही गायब है। ये बताओ एस्ट्रोजन की लाइन, अच्छा देखो, इस चार्ट को ध्यान से देखो, नमूनो। चलो रुको, पहले अगला कुछ समझाती हूँ। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग होंगे, वो डेवलप होना स्टार्ट करेंगे। ये मैम। ये मैम और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइन हो जाएगी। ये मैम।
क्या इसका आंसर क्या दिया पीछे? डी दिया था। डी दिया है। क्योंकि मुझे बी नहीं लग रहा है, इसका आंसर डी बनता है। कोई बार चेक करने दे, तब तो मैं अपनी एनर्जी लगाऊं उसको समझाने में। एक सेकंड, लेट मी चेक। डी दिया है, बी दिया है? डी दिए। डी। दिया है। श्योर डी दिया है? ये डी। बहुत बढ़िया, मेरे विश्वास नहीं है तुम्हारी बात पे। रुक जा। हम्म, मैम पायल ने इसका आंसर डी बताया था। पायल यस मैम। बेटा पीछे आंसर की दी थी ना, आंसर की में डी डी दिया हुआ है ना? यस मैम। कंफर्म है ना? क्योंकि मुझे आंसर की मिल नहीं रही है। कंफर्म है ना? किसी के पास आंसर की एक बार चेक करोगे तो मुझे भेजोगे? मेरे पास इतने सारे यो मैम। मैम मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन पेपर है, मुझे मिल नहीं रहा। ये वाला कहाँ है मुझे? मैम ये गलत हुआ था, डी है। ही मेरे को बी तो नहीं हो सकता। मुझे आंसर की नहीं मिल रही, मैं बिना देखे नहीं बताऊंगी यार, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइन तो हुई है, बात तो सही है, लेकिन एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीज भी लिखा है, रैपिडली डिक्लाइन तो नहीं है। एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर मैम बी डी है। होगा इसका आंसर। डी है इसका आंसर, डी है। कहाँ है? मतलब ये स्टेटमेंट हमारी fail to get। मैम बी है। मैम बी आंसर। मैम बी दिया है। मैम बी डी। इफ मैमेलियन, रुक जा एक सेकंड ना, तुम्हें चुप करना है, मैं पढ़ लूं एक बार अपने तरीके से। ये मैम धन्यवाद, रुकिए। इफ mammalian ovum fail to get fertilized, ovum fertilized नहीं हुआ, which one of the following is unlikely, इनमें से कौन सा इवेंट है जो नहीं होना चाहिए? नॉट, मेरे को ढूंढना है इनकरेक्ट, है ना? कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलप होंगे, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिड लिखा है, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो रैपिडली तो डिक्रीज होगा ही। हाँ आंसर इसका डी है, एस्ट्रोजन सिक्रीशन होती है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ अनलाइकली ढूंढना है हमें। तो एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीजेस, एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो हमेशा फीमेल की बॉडी के अंदर बड़ा रहता है। फीमेल के साथ सबसे बड़ा जो केस है वो यही तो है कि फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल हमेशा ही रहता है, हम एस्ट्रोजन में कभी डिक्लाइन नहीं होते, हमारी बॉडी में बढ़िया एस्ट्रोजन रहता है हमेशा। इट इज ओनली ड्यूरिंग जब चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, सिर्फ उस टाइम पे एक बार होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन उसके कंपैरिजन में कम होता है। एस्ट्रोजन तब भी होता है लेकिन उसके कंपैरिजन में कम होता है, अदरवाइज हमारी पूरी लाइफ में एस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज्यादा हाई रहता है। तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आएगा जब एस्ट्रोजन की सिक्रीशन डिक्रीज होगी, तो इसका आंसर बी होगा। अब अगर चार्ट को देखते हैं हम, तो तुम चार्ट में भी देखो एक बार, वो पॉइंट देखो जहाँ पे आपको ऐसे प्रोजेस्ट्रॉन की पीक दिख रही है, दिख रही है ऐसे? मैम दिख रही है। हम्म, और आपको एस्ट्रोजन वहां पर थोड़ा डिक्लाइन दिख रहा है ना ऐसे, ये एस्ट्रोजन। यो मैम। ये वो पॉइंट है जहां पर एक्सपेक्टेशन है कि प्रेगनेंसी होगी, तो अभी कॉर्पस ल्यूटियम प्लेजेंट है। लेकिन जब ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा ना तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा। तो आपको ये चार्ट थोड़ा आगे से देखना है, थोड़ा आगे से देखोगे तो यू विल सी एस्ट्रोजन का लेवल फिर से आपको इंक्रीजिंग ही दिख रहा है। तो इस पॉइंट से क्वेश्चन था ये, ठीक है? एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा और इसको करने का तरीका हो जाएगा कि एस्ट्रोजन का लेवल ऐसे डिक्रीज कभी नहीं होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट मेंटेन्ड ही रहता है। इस चार्ट को स्टार्टिंग में देखो, जब यहाँ पर आइए देखो एस्ट्रोजन की आपको ऐसे लाइन दिखेगी, एक पॉइंट पे वो पीक पे गया, उसके बाद देखो ये लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है, ध्यान से देखो इसे, दिख रहा है? मेंस्ट्रुअल फेज में और सेक्रेटरी फेज में ऑलमोस्ट सेम है, तो एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन ही रहता है, तो आंसर वुड बी बी। ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर? मैम यो मैम। हर्ष समझ आया? यो मैम। समझ आ गया ना, उलझ तो नहीं गया? सही बता, लग नहीं रहा मुझे। क्या बता, क्या नहीं थोड़ा समझ थोड़ा आया? अच्छा क्या समझ नहीं आया? तेरे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए था ये बता।
मैंने तो इसका अलग ही किया था, सी ऑप्शन। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, ये तो होगा ना, यो अगर यो प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये साइकिल रीस्टार्ट होती है। आंसर तो उसका सी गुड नहीं हो इवनिंग मैम। सकता। गुड इवनिंग। तो फिर कहाँ फंस रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स तो पहले ही नहीं डेवलप हो जाते बर्थ से पहले। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग का मतलब होता है कि प्राइमरी फॉलिकल अब सेकेंडरी फॉलिकल की तरफ जा रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट हो रही है। ये यो मैम। अब समझ आया? यो मैम। अच्छा, तुझे लगा कि प्राइमरी फॉलिकल खुद बनने स्टार्ट हो गए? अरे अरे अरे, यो मैम। इतना मासूम बच्चा है हमारा। इतना मासूम मत हो, इस दुनिया में कैसे जिएगा। चल इधर आ। बाकी बच्चे समझ आया? कोई और मासूम बच्चा हमारा? Mature mammalian sperm are stored in the dash prior to their release during ejaculation. Male के sperm store सिर्फ एक ही जगह में होते हैं, that is एपिडिडाइमिस। और कहीं स्टोर नहीं होते। मेल की टेस्टिस स्क्रोटम में पड़ी होती है, स्टोर नहीं होते वहां स्पर्म। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्टोर नहीं होते, कहीं नहीं होते, सिर्फ एपिडिडमिस में होते हैं। नाउ एफएसएच इन मेल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल क्या करता है? तो भाई मेल के पास एफएसएच भी आता है, मेल के पास एलएच भी आता है। तो एफएसएच किसके ऊपर काम करता है? टोली सेल्स, टोली सेल्स। और एलएच टोली सेल क्या सीक्रेट करते हैं? हाथ खड़े कर लो, भरता मत बनाओ, हाथ खड़े करो। राशि टेस्टोस्टेरॉन्स और स्पर्मेटोजेनेसिस ब्लड बहुत बढ़िया, क्या था वो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थप्पड़ मारो खुद को जल्दी, जोर से मारियो है। हंसने की बात नहीं है, पीछे जो भी है उनको बोल मारे मेरी तरफ से। दीक्षा सर्टोली पूछे थे आपने कि लेडिक सेल, ये तो बोलो मैम पहले। तो पहले तो नहाते टाइम कान साफ किया कर, है सुनती है नहीं? मैम मेरे को लेडिक सेल सुनाई दिया था, मैं लेडिक सेल की बोल रही थी मैम। सर्टोली सेल के तो इनहिबिन और एबीपी होता है। एबीपी कौन है? एंड्रोजन एंड्रोजन बाइंडिंग। हाँ, एंड्रोजन बाइंडिंग होनी। एक काम कर, तू मुक्का ही मार, थप्पड़ से बात नहीं बनेगी। एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन। वो पीछे वाले ने बोल दिया ना, तुझे सुन गया, पता है मुझे। नो मैम, नो सुना था, मैंने खुद बोला, मैंने नहीं सुना। लेडिक सेल क्या सीक्रेट करते हैं बेटा? एंड्रोजन्स। एंड्रोजन, जिसमें से एक है टेस्टोस्टेरोन। हम इसी के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं ना, इसी पे ध्यान देते हैं, राइट? तो एफएसएच इन मेल क्या करता है? स्टिमुलेट द लेडिक सेल, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। इंड्यूस द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करता है। नो मैम। एक्ट ऑन सर्टोली सेल that help in spermiogenesis। यो मैम। एफएसएच सर्टोली सेल को हेल्प करता है कि उसको स्टिमुलेट करता है ताकि स्पर्मियोजेनेसिस हो सके। स्पर्मियोजेनेसिस हो सके, ऐसे ही स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? नालायक को। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है, और स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बनता है, या फिर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिस से जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। अच्छा, तो अब बताओ मुझे ये स्टेट, ये पीछे से मुझे किसी की एक्सक्यूज मी की आवाज आई, कहाँ है वो बच्ची? 49 क्वेश्चन दोबारा दिखाओगे एक बार? ले बेटा ले, लिखा दिख गया? मैम वहाँ पे जो आपने भेजी थी ना, उसमें तो इंक्रीजेस लिखा हुआ है। किसने? आपने भेजा था ना एक बार क्वेश्चंस नीट के 33 इयर्स पुराने, उसमें तो मैम इंक्रीजेस और वही करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा वाला? एबीसीडी कौन सा? मैम जहाँ पे आपने बी को करा है ना, वहाँ पे इंक्रीज किया और वो सही ऑप्शन किया है। हाँ, डिक्रीज नहीं होगा ना यहाँ पे, तो हमने इसलिए इसको गलत करा है ना। क्वेश्चन मॉडिफाई होकर आया ये वाला। एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीज, ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा जब बेबी इम्प्लांट नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता, उसकी सिक्रीशन डिक्रीज नहीं होती। लेकिन अगर चार्ट में देखेगी ना बेटा, वहां पे जा, एनसीईआरटी खुली है, एनसीईआरटी खुली है, उसमें देख ल्यूटियल फेज दिखा, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली पेज पे मिला? तो
तो मैम ऐसा था वहाँ पे कि अनलाइकली ना, तो उसके बाद था कि इंक्रीजेस, तो वहाँ पे उसको किया था, तो वो हुआ ना गलत फिर। नहीं नहीं नहीं, कौन सा चैप्टर है ये? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यो मैम। यो मैम। हे भगवान, खुल जाइए आज टाइम से। हम्म। बेटा अगर ये खुलता है तो बताती हूँ, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करियो, ठीक है? ओके मैम। जौन सा क्वेश्चन कह रही है ना, मुझे व्हाट्सएप करियो। थोड़ा सा वर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है तो जा, खुल गया। अरे अरे ये पेज खुल गया, वाह गजब। देख, ये ल्यूटियल फेज है ना, तो जो एस्ट्रोजन है, ये रहा एस्ट्रोजन ब्लू वाला, यो मैम। इसका लेवल, इसको मैं एक्सट्रापोलेट कर रही हूँ, ठीक है? यो मैम। ये कर दिया मैंने एक्सट्रापोलेट, है ना? अब देखो, एस्ट्रोजन का लेवल सिर्फ एक बार यहाँ बढ़ता है, पीक लेवल जाता है जब oogenesis होती है, ठीक है? उसके बाद इसका लेवल अपने स्टेट पर आ जाता है जितना इसका चल रहा था। तो हम डिक्रीज वर्ड एस्ट्रोजन के साथ यूज कर नहीं सकते क्योंकि इसकी डिक्रीज तो कभी हुई ही नहीं, ठीक है? ये बात समझ आई? यो मैम। उसके बाद ल्यूटियल फेज में एज कंपेयर टू प्रोजेस्टेरोन वो थोड़ा सा अपराइज होता है, थोड़ा सा अपराइज होता है। लेकिन जो इस क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली बोल रहा था ना, वो डिक्रीज वर्ड यूज कर रहा था, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हुई। अब जो भी क्वेश्चन तू बोल रही है ना, हो सकता है उसमें उस स्टेटमेंट में कुछ और चेंज हो, तो मुझे वो क्वेश्चन दिखा दियो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? यस मैम। ठीक है, पर कंफ्यूज मत रहियो, सॉल्व कर लियो इसे, ओके? यस मैम। ऑलराइट। हाँ बे, कहाँ थे हम? तोली सेल, हाँ क्या बोल रहे थे तुम लोग? लायको क्या बोल रहे थे तुम लोग? पूछा क्या था आपने? स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मियोजेनेसिस होना नहीं चाहिए यहाँ पे, ये ना वर्ड गलत लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस होना चाहिए। ओवरऑल मदद करता है। स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा सही वर्ड है, पर चलो ये स्टेटमेंट सही है मैम एनसीईआरटी में ये लाइन है। कि स्पर्मेटोजेनेसिस होना चाहिए। स्पर्मियोजेनेसिस लिखा स्पेसिफिकली, सर्टोली सेल। यस मैम। अरे बता बता कौन सी जगह पे, मुझे भी बता। मैम रुको, अब मुझे एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी। चल कोई बात नहीं, रुक जा, एंड में बता दियो। अच्छा, आईसीएसएच की फुल फॉर्म क्या है? कुट खाओगे, तुमने लिखी नहीं है, नहीं लिखी ना तुमने? मैम लिखी है। बताइए। अब ये मत बोलियो कॉपी खोलनी पड़ेगी। मैम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यस, कौन सी क्रिएट करता है ये? मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो आउटसाइड वाले सेल्स होते हैं, लेडी लेडी सेल्स। सेल्स सिक्रीट करते हैं इसे। ओके, क्या होता है ये जो आईसीएसएच है ना, ये हार्मोन आप यहाँ पे एक्चुअली पढ़ते नहीं हो, ये आपको एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, ठीक है? वो आके लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, एलएच को वो आके लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है और वो आगे टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है? तो ये पिट्यूटरी का हार्मोन है। लेकिन जब आपको कोई हार्मोन का वर्ड आता है ना, या कोई भी वर्ड शॉर्ट फॉर्म में आता है, उसको फुल फॉर्म में जरूर लिखा करो, ये जरूरी है, क्योंकि आपका पेपर सिर्फ एक चैप्टर से थोड़ी आएगा, वो तो कंपेयर करके आएगा ना। तो आपका ये हार्मोन, ये जो है ना एफएसएच एलएच, ये सारे आपको हार्मोन वाले चैप्टर से कंपेयर होके आएंगे जो 11th ग्रेड का है, समझ आई? तो फुल फॉर्म लिखनी थी इसकी, और फुल फॉर्म और ये कहाँ पर है और क्या काम करता है। फुल फॉर्म, एंटीरियर पिट्यूटरी और टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज करता है, समझ आई ये बात? मैम। मैम जो सी वाला आपने पूछा ना कि कौन से पेज नंबर में, ये 47 पे। ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिख देती हूँ। लाइको पैसे लगेंगे, एक्स्ट्रा काम करवाते हो तुम मुझसे। कौन सा पोस्ट नंबर बोला बेटा तूने? मैम जो सी वाला है, हाँ हाँ, पेज नंबर 51 का सी, ऑप्शन 47। देखो इसमें क्या लिखा है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हेड सपोर्टरी सेल में जाके लग जाते हैं, एंड सेमिनिफेरस ट्यूब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन वो स्पेसिफिक, अच्छा बेटा स्पर्मिएशन वो स्पेसिफिकली किसको बोल रहा है? जो ये वर्ड आया ना, फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको ऐसे कर, ऐसे लगा,
तो जो फाइनली स्पर्म रिलीज हुआ है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और बाहर निकल गया, उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है। और जो स्पर्मियोजेनेसिस है, जो स्पर्मियोजेनेसिस है वो प्रोसेस क्या था हर्ष? spermatid into spermatozoa. हाँ, स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो इस लाइन में कहीं ये नहीं लिखा डायरेक्टली कि सर्टोली सेल्स उसको कन्वर्ट करते हैं। तो सर्टोली सेल ओवरऑल हेल्प करते हैं द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का कोई भी स्टेप या मेंशन होता है तो वो उसको सही कंसीडर कर रहे हैं। पर देखो बात समझ आई ना मैंने क्या बोला कि दो प्रोसेस अलग कैसे हुए। थोड़ी इंग्लिश खतरनाक हो जाती है एनसीईआरटी की, तो ध्यान से पढ़ा करो। आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ बोल। मैम नहीं, पूरी ये लाइन दी है 32 पेज पे लास्ट की, जो सर्टोली सेल है स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। मेरी कॉपी में क्यों नहीं है ये? मेरी बुक में नहीं है। मैम ये नंबर 47 पे हमारी पे लास्ट लाइन है, जैसे सेल्स ये वाली। यस मैम, दिया हुआ है। मैम विद द तुम्हारी मेरी वाली में तो नहीं दिया होगा। शायद मैम 47 पेज की लास्ट लाइन है एकदम। मैम लास्ट लाइन मेरी में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मैम उससे अगली वाली लाइन, अगली लाइन में, उसकी अगली लाइन में भी नहीं लिखा हुआ बेटा मेरे में। उसकी अगली लाइन में मेरे पे ये स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। कोई बात नहीं, हो सकता है शायद अब एनसीईआरटी में पब्लिश हो गया। मुझे एक बार भेज देना, मैं देखूंगी नहीं तो मानूंगी नहीं। यस मैम, भेज दोगे? यस मैम। गलत नहीं बोल रही मैं तुम्हें, गलत नहीं बोल रही, बोल तुम सही रहे होंगे नो डाउट। लेकिन सर्टोली सेल ओवरऑल अगर यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस की तरफ और कोई वर्ड भी होता तो वो सही होता, पर अगर एनसीईआरटी में लिखा तो मुझे एक बार भेज देना, फिर तो मैं भी देखूंगी। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट oogenesis इज फॉल्स? भाई गलत ढूंढना है, ठीक है। तो oogenesis क्या था, किसका प्रोसेस है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो सबसे ज्यादा हम कहते हैं ना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो oogenesis ही है एज कम्पेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि उसमें मियोसिस कहीं कहीं पर होती है, कहीं कहीं पर नहीं होती है ना। तो मियोसिस बड़े ध्यान से देखनी पड़ती है, ठीक है। तो जिसका oogenesis क्लियर नहीं है ना, वो उसका लेक्चर अच्छे से देख के फिर लगाना, ठीक है। सो द पोलर बॉडी डीजेनरेट आफ्टर द सेकंड मियोटिक डिवीजन। जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है तो पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाती है। यो मैम। ठीक है, एक सेकंड, इसका वो चार्ट खोल लेते, इजी हो जाएगा। पर ये ब्लरी भी तो कम हो। तो जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, उसके बाद जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी यहाँ पर होगी, तभी तो सेकेंडरी पोलर बॉडी मिलेगी। जब ये बन जाती है तो फिर ये सब डीजेनरेट हो जाती है। ये बात सही है ना? सही बात है ना? यो मैम। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी सही हो गई। कहाँ गया? हमें तो गलत ढूंढनी थी। द ओवम प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड। जो ओवम बनता है वो हैप्लॉइड होता है। यो मैम। इन्होंने वर्ड तो ओवम यूज किया ना, तो वो हैप्लॉइड तो होता है। द मेजर ग्रोथ फेज ऑफ द, अगर नहीं भी देखा तो देखो, जो ओवम हमारा लास्ट में बना ओवम, तो देखो यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो ये हैप्लॉइड है। द मेजर ग्रोथ फेज ऑफ द प्राइमरी oocyte अगर इन प्रोफेज 1 के टाइम में मेजर ग्रोथ फेज होता है, ग्रो होता है प्राइमरी oocyte, बिल्कुल ग्रो होता है। द प्राइमरी oocyte इज हैप्लॉइड। जो प्राइमरी oocyte होता है वो हैप्लॉइड होता है। प्राइमरी oocyte में तो अभी प्रोसेसेस होते हैं ना। प्राइमरी oocyte देखो, प्राइमरी oocyte माइटोसिस से बना, तो ये 2n है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी oocyte इज n, है ना। और यही हमारा स्पर्म के केस में नहीं था कि देखो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता था वो भी 2n था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज n, राइट। तो ये चीज हमें कर लिया कि जो क्या हुआ बेटा? तो ये वाला कर लेना कि जैसी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जहां पर भी कंप्लीट होती है उसका नेक्स्ट स्टेप पे हैप्लॉइड हो जाती है कंडीशन, राइट। तो हमें याद रह जाएगा ना अब। यो मैम। कंफ्यूजन हो गई, तुम क्यों मातम जैसे चुप हो गए? तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तुम्हारा आंसर होगा डी, राइट। बहुत बढ़िया। चलो, ये वाला इजी क्वेश्चन लगा मुझे क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में स्टेटमेंट्स दिए। देखो, पार्चुरेशन का मतलब होता है जब बेबी को रिलीज कर दिया गया, बॉडी से बाहर निकल गया, डिलीवरी होना। जेस्टेशन का मतलब होता है जब प्रेगनेंसी है। बेटा 1 मिनट बोलने दो।
बेटा 1 मिनट बोलने दो। जेस्टेशन का मतलब जब तक बेबी फीमेल प्रेग्नेंट है। ओवुलेशन का मतलब जब एग रिलीज होता है, एलएच सर्ज वाला। इम्प्लांटेशन जब यूट्रस में आके जाइगोट लगा है, दैट इज इम्प्लांटेशन। जेस्टेशन का मतलब है पूरे 9 मंथ, तो 9 मंथ को हम जेस्टेशन कहते हैं। और इम्प्लांटेशन का स्पेसिफिकली मतलब है कि हमारा जाइगोट कहाँ जाके लग गया है, इन यूट्रस, अभी 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 धसा है, ठीक है, अभी चुप रहना। कंसेप्शन का मतलब है जब बेबी कंसीव हुआ है, बेबी अभी अभी कंसीव हुआ है, फर्टिलाइजेशन हो गई, राइट। तो इसको कुछ इजी से ढूंढ लो। पार्चुरेशन सबसे पहले ए, पार्चुरेशन का मतलब है डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम यूट्रस, ए का हो गया थर्ड। 2 ऑप्शन हम हमेशा ढूंढ के चलते हैं ना, ए का थर्ड। और गेट जेस्टेशन का मतलब ड्यूरिंग बिटवीन प्रेगनेंसी एंड ड्यूरेशन बिटवीन प्रेगनेंसी एंड बर्थ। बी का फोर्थ। 2 ढूंढ लिया, देखते हैं ए का थर्ड। डी। अरे डी, ये तो एसी से मिल गया, बताओ। यो मैम। मजा आ गई इसमें तो। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना स्पेशियस क्वेश्चन था और कितना इजी था ना। यो समटाइम्स मैम। चीजें खतरनाक लगती है पर होती नहीं है। All the following are disadvantages of asexual reproduction except, सब disadvantages mention है, वो पूछ रहा है एक advantage बताओ, क्योंकि वो except पूछ रहा है ना, यानी वो पूछ रहा है सारी disadvantage है, तुम मुझको एक advantage बताओ। तो तुमको क्या ढूंढना है, advantage बताना है, ठीक है। तुम्हें अच्छी टेस्ट ऐसी चीज ढूंढनी है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत है, खूबी ढूंढनी है। इट कॉजेज ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग उसकी डिसएडवांटेज है एडवांटेज? डिसएडवांटेज। The young ones are exact replica of their parent, ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज। एडवांटेज। ये डिसएडवांटेज क्यों है? यही तो एडवांटेज है, सब एक जैसे दिखते हैं, बता ही नहीं सकते, इमोर्टल हो जाते हैं यंग वंस। देखो पेरेंट जब बच्चे बनाता है ना, तो वो बच्चे जैसे ही दिखता है, आप बता नहीं सकते पेरेंट कौन है बच्चा कौन है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, एक सेकेंड बोलने दे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल है, वो कभी मरते नहीं है, क्योंकि पेरेंट ही डिवाइड होके बच्चों में चेंज हो गया, तो पता ही नहीं चलेगा बच्चा कौन है पेरेंट कौन है। तो ये इसकी एडवांटेज है, एडवांटेज ही ढूंढनी थी। दे आर नो क्रॉसिंग ओवर एंड नो रोल इन इवोल्यूशन, ये इनकी डिसएडवांटेज है, इसी की वजह से तो सर्वाइव नहीं कर पाते। अडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट इज लो, चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाते क्योंकि इनमें इवोल्यूशन नहीं है, इसलिए जल्दी मरेंगे। तो आंसर वुड बी बी। मैम बी भी तो डिसएडवांटेज हुआ। एडवांटेज है, प्रॉब्लम क्या है उसके एग्जैक्ट रेप्लिका होने से तुझे? डी ऑप्शन पे इनडायरेक्टली वही तो मेंशन। मैम इवोल्यूशन नहीं होगी ना उसमें, फिर अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी उसमें। Young ones are exact replicas of their parent. They are talking about in term of morphology. तो वो एक जैसे दिख रहे हैं, तो उसमें उसको डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ वो बात कर रहा है इंटरनल लेवल पे। रेप्लिका का मतलब जेनेटिक एंड फिजिकल दोनों से सेम होगा ना? नहीं नहीं, मोर्फोलॉजी की बात हो रही है, एग्जैक्ट रेप्लिकास। अगर स्टेटमेंट देख, अगर तो इस स्टेटमेंट में इससे बेहतर कोई स्टेटमेंट होती और स्पेसिफिक, तो मैं उस स्टेटमेंट की तरफ जाती, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में यही एक स्टेटमेंट है ना जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये उसकी एडवांटेज हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन तो नहीं करा ना रेप्लिका में किस लेवल पे, लेकिन डी वाले पे देख वो बता रहा है कि अडेप्टेबिलिटी उनकी कम है, यहाँ पे वो उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, इस वजह से बी हुआ। समझ आया बात? मैं समझ गई तेरी बात। तो ये कह रहा है कि रेप्लिका है तो वो देखने में भी तो सेम है, तो मैम उसका जेनेटिक मटेरियल भी तो सेम है, जेनेटिक मटेरियल भी सेम है, तो उसमें इवोल्यूशन नहीं होगी, इवोल्यूशन नहीं होगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, यही बोल रहा है ना? यो मैम। लेकिन जो तूने अभी बोला, अभी सारे चुप करना, लेकिन जो तुमने अभी बोला वो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है ना, क्या इसने एक्सप्लेन किया इतना? नो मैम। इस ऑप्शन ने एक्सप्लेन नहीं किया ना। तो जब कोई ऑप्शन इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता तो उसको ओवरथिंक नहीं करना। ये हर्ष है ना? यो मैम। हर्ष, ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि जब हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना तो हम अक्सर ओवरथिंक कर जाते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा लगे ना तुझे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और बहुत सीरियस है, जब ऐसा लगे ना तुझे कि ये स्टेटमेंट्स मैंने पढ़ी, ये भी ऐसी ही लग रही है, ये भी ऐसी ही लग रही है, ये भी ऐसी लग रही है, तो स्टेटमेंट को ढूंढा कर कौन सी कम एक्सप्लेन्ड है। ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन थी, क्रॉसिंग ओवर रिवोल्यूशन मेंशन करा, इसने यहाँ भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि चेंज इन एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा था ना, मैं इसलिए इस ऑप्शन के साथ गई। बात समझ आई? यो मैम। राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, तो ध्यान से करना। इसका आंसर क्या करके आया था तुम? ए किया है मैंने। लो, ये इसकी एडवांटेज होगी कि ओवर क्राउडिंग करता है। एक तरह से हो भी सकती है, ज्यादा एक ही बारी में प्रोड्यूस कर सकते। एक्चुअली जब ओवर क्राउडिंग होती है ना,
तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम्हारे को इस पे डाउट है तो सारे हैं पीछे सब बोली थी। जब वो ओवर क्राउडिंग करेगा ना उसकी प्रॉब्लम है, क्राउडिंग ठीक है, ओवर क्राउडिंग नहीं, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड शेल्टर। जब स्पेस और खाना नहीं होगा तो अल्टीमेटली सब मरने लग जाएंगे ना, इसलिए ओवर क्राउडिंग डिसएडवांटेज है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये वाला, ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब हम इकोलॉजी करेंगे, वहां पे ब्लॉक्स बनाऊंगे ना, तब शायद समझ आएगा। अगर उधर ओवर नहीं होता तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक था ना। हाँ, क्राउडिंग वर्ड सही नहीं है। इट इंक्रीजेस पॉपुलेशन क्विकली अगर होता तो फर्स्ट ऑप्शन सही होता। मैम हमें ये हुई मैम। डिसएडवांटेज, मैम हमें एडवांटेज डिसएडवांटेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए फाइंड करनी है। हाँ, डिसएडवांटेजेस जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ये डिसएडवांटेजेस थी, आपको एडवांटेज ढूंढनी थी। ठीक है, यो मैम। ठीक है। नाउ स्पर्म एक्रोसोम हैव, अब स्पर्म के एक्रोसोम में क्या होता है, वो उसके सर के ऊपर लगा होता है ना। हाँ, तो क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होती है? जो एक्रोसोम होता है वो मदद करता है एग की लेयर्स को पेनिट्रेट करने में। तो एग जो होता है, अब तुम फंस गए, अब एग आ गया, तो एग की बाहर वाली लेयर को क्या बुलाते हैं? कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर वाली लेयर को क्या बुलाते हैं? ज़ोना लूसिडा। और इसके अंदर वाली को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम? वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ट्यूनिका। सेल ऑफ विटिलाइन मेम्ब्रेन है, भगवान मेरी भी खराब हो जाएगी। विटिलाइन मेम्ब्रेन, राइट। तो एक्रोसोम के सर पे तुमको क्या मिलता है, ये तुमको याद ही करना है। एंजाइमेटिक क्या मिलता है, जल्दी बताओ। एंजाइम्स होते हैं। ओले ओले, कितने प्यार से बोल रहे, एंजाइम होते कौन से होते हैं बंदर? हाइड्रोडेज एंड एक्रोसिन। हेलुरोनोडेज एंड एक्रोसिन, ये दो एंजाइम्स होते हैं जो आपको उसमें मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो स्पर्म के एक्रोसोम में जितने एंजाइम है, जैसे तुमने प्लेसेंटा में लिखे हैं ना, उसको एक बार लिख लो। वैसे तो इस पे ज्यादा कर क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि इतना एनसीईआरटी मेंशन कर ही नहीं है, लेकिन फिर भी जब यहाँ पे एक बार मेंशन हो गया तो यहाँ पे उसके एंजाइम्स लिख लो, नाम तो याद रह जाएंगे ना। यो मैम। आइए अगले पे चलते हैं, ये इसको रब करते हैं। ओहो, या तो मृत्यु होगी आदि होगी, क्या पूछ लिया है? इजी है, ये हो जाएगा। अ मैन एंड अ वुमन, मैं पहले पढ़ तो लूं। अ मैन एंड अ वुमन हु बोथ अपीयर नॉर्मल हैव अ चाइल्ड हु हैज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया डोमिनेंट है, रिसेसिव डिजीज है? रिसेसिव। सेक्स रिलेटेड है या सेक्स रिलेटेड है या नहीं? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल है ना। तो इनका जो बच्चा है उसको सिकल सेल एनीमिया, यानी कि जो चाइल्ड होगा उसका क्रोमोसोम में ऐसे लिख दूं, सिकल सेल एनीमिया, लेट्स से HNH, छोटा h है। चलो मैं A फॉर एप्पल लिख देती हूँ, ज्यादा इजी हो गया। A फॉर एप्पल, ये कंडीशन होगी। द वुमन बिकम प्रेग्नेंट अगेन एंड इज टोल्ड दैट शी इज कैरिंग फेटर्नल ट्विन। फेटर्नल ट्विन मतलब जो अलग एक मेल और एक फीमेल। नॉन आइडेंटिकल ट्विन। टू डिफरेंट स्पर्म होंगे। जो एक मेल और फीमेल जरूरी नहीं है, दोनों मेल और दोनों फीमेल भी हो सकते हैं। वो जो पीछे बोल रही थी ना बैकग्राउंड में, वो सही बोल रही थी कि दो अलग एग से दो अलग स्पर्म की फ्यूजन हुई है और उससे ट्विन्स हुए हैं, वो पैटर्नल ट्विन्स है, राइट। डाइजाइगोटिक ट्विन वाले, ठीक है, जिसमें दो जाइगोट मैंने बनते भी हैं। सही बोला, नॉन आइडेंटिकल। हाँ जी, आपने भी सही बोला, मैंने मना कहाँ किया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कपल ट्विन विल डेवलप सिकल सेल एनीमिया? हमको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि दोनों कपल में सिकल सेल एनीमिया हो, राइट। तो देखो, अगर ये कंडीशन है, बच्चे को रिसेसिव होने पे डिजीज हो रही है, तो जब भी आप F1 जनरेशन बनाओगे, F1 में आप हमेशा पुनेट स्क्वायर बनाते हो ना, तो पुनेट स्क्वायर में कितने डब्बों में आपको रिसेसिव ट्रेट साथ में मिलता है? मैम एक में, एक ही में मिलता है ना, यानी 4 में से एक बच्चे की पॉसिबिलिटी है कि उसको डिजीज हो, ऐसी होता है ना। यो ना, तो पेरेंट देखो, अगर पेरेंट्स को डिजीज नहीं है यानी कि वो हेटेरोजाइगस है, यही होगा, यानी कि पेरेंट ऐसे वाले होंगे, राइट। तो जब मैं इनका F1 जनरेशन बनाऊंगा, मतलब मुझसे डब्बा बनवा के माने हैं, तो यहाँ पर AA आ जाएगा, राइट। तो एक क्रॉस में हमारे पास चांसेस है ऐसा कुछ हो, राइट। अब अगली बार क्या है, दो बच्चों की चांसेस है ना, पेरेंट तो अभी भी वही है, F2 जनरेशन तो बनानी नहीं है, अब तुमको दो बच्चों के चांसेस देखने, तो कुछ मत करो। अगर
आपके पास कितने एक बच्चे के चांसेस है, 4 में से एक हो तो इसको इंटू कर दो 1/4। 2 बच्चों के चांसेस है ना, ट्विंस है, तो आंसर वुड बी 1/16. 1/16। हाँ, तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 16 में से एक बच्चे को सिकल सेल एनीमिया हो जाए, राइट? तो आंसर वुड बी डी। समझ आया? यो मैम. यो मैम। क्या होता है ना कि जब नीचे 16 देखते हैं तो हमें लगता है F2 जनरेट होना, पर पेरेंट वही है, बस जो क्रॉस आया था उसको तुम्हें इनटू कर देना था सेम नंबर से, राइट? यो मैम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर ऑफ टेस्टिस आर हैप्लोइड, ऐसा होता है? नो मैम. नो मैम, डाइप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड होते हैं। ओ क्वेश्चन Diploid. मेरा कौन है जो someone wants to enter? ओके, क्या हो रहा है ये? ठीक है, आइए। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर फॉर्म बाय meiosis 1 इन द स्पर्मेटोगोनिया। meiosis 1 के बाद बनते हैं? नो. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में meiosis 1 होती है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। माइटोसिस। हाँ हाँ, ये खुद तो माइटोसिस से बनते हैं, तो बहुत गलत है, आंसर वुड बी डी, राइट? तो देखो ये पार्ट था, जब हमने ये डायग्राम करा भी था ना, सिर्फ इस पार्ट से असर्शन निकाल लिया उन्होंने, इसको अच्छे से करके जाना, और जैसे तुम्हें क्वेश्चन देखे ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसको साइड में बना लेना, फिर गलत नहीं होगा, ठीक है? उसके लिए बनाना आना चाहिए। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आहो, फिर से आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट आ गई है ना, कष्ट दे रही है ये हमें। चलो 58 का देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर द ओव्यूलेशन सर्च। ओव्यूलेटरी सर्च, एस्ट्रोजन का हाई लेवल होता है उस टाइम पे। एक तो ल्यूटिनाइज हार्मोन का लेवल हाई होता है, उसके अलावा एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। बिल्कुल होता है। यो मैम। वही तो थे। गुड, ये हमने PYQ में करा भी है, तो ये तो सही है, हमें ढूंढनी है गलत। Oogenial cells start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycle. Form puberty. ये कौन सी इंग्लिश है? नो मैम. फ्रॉम होना था। फॉर्म होना चाहिए, होना तो चाहिए फ्रॉम। देख लेते हैं, रुको, स्टेटमेंट समझ नहीं आई, कोई नहीं। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर प्योरली पोरली मोटाइल और नॉन मोटाइल। नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि प्योरली मोटाइल होते हैं। मोटाइल होते, तो गलत स्टेटमेंट यही है 58 की। यो मैम. नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बोलने दे मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सुनो, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकलते हैं ना, तो स्पर्म पुअरली मोटाइल होते हैं, वो सही से चल नहीं पाते, वो सिर्फ प्रेशर की वजह से इस तरफ मूव करते हैं। फिर जब एपिडिडिमस में जाते हैं ना, उनको शौक थोड़ी है वो वेकेशन बिताने का, एपिडिडिमस में उनको मोटिलिटी मिलती है। ये बहुत आउट ऑफ सिलेबस बात है। एपिडिडिमस में वो क्या करते हैं, वो स्टे भी करते हैं और यहाँ पे वो मोटाइल भी होते हैं, तो जो उनकी एक्चुअल पूंछ लगती है ना, वो जाके एपिडिडिमस में लगती है। कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट है ये, बट यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर पुअरली मोटाइल। नॉन मोटाइल वर्ड यूज नहीं करते, पर हम उनको प्योरली मोटाइल कहते हैं कि उनकी टेल वहां पे नहीं लगती है, वो एक्चुअल में जनरेट होती है एपिडिडिमस के अंदर। ये स्टेटमेंट सही है, पर ये तुम्हारे लेवल पे आनी नहीं चाहिए थी। प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ, ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है, तो गलत स्टेटमेंट कौन सी हो गई? B. Oogeneal cell starts to proliferate and give rise to functional ova in regular cycles from puberty. ये स्टेटमेंट भी तो सही है। फॉर्म की वजह से गलत हो गया शायद। ये कुछ एरर है, नहीं ये स्टेटमेंट सही है, सही तो है। ये शायद इसने पता नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है, पर ये स्टेटमेंट सही है कि जो oogeneal सेल्स क्या है, ओवरी के सेल्स, तो ओवरी के सेल पॉलीफरेट होते हैं और वो फंक्शनल ओवा बनाते हैं। रेगुलर साइकिल पे हर मंथ पे वो बनाते तो है फंक्शनल ओवा, तो स्टेटमेंट तो सही है ना। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, राइट? इस क्वेश्चन में सारी स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन में एरर है। चलो कोई नहीं, इंग्लिश गलत है इस क्वेश्चन की। इंग्लिश गलत है इस क्वेश्चन की। हम इंग्लिश है सारे, गलत है, रॉन्ग इंग्लिश लिख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन इज रॉन्ग, हैशटैग वी आर राइट, ठीक है? यस मैम. मम्मी को जला है। मैंने जलाया। अच्छा,
बेटा तू मम्मी है मेरी, मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ कुछ जला तो कह रही यो मैम। बताओ, आइए। Select the correct sequence of layer that sperm have to penetrate. अरे ऊपर ही तो किया था अभी। Dissolve in यो water, मैम। cytoplasm ma'am. Yeah, ma'am. है ना। तो सबसे बाहर वाली लेयर कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ये गलत। जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ये भी गलत। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आंसर वुड बी डी। Plasma D option. D. बहुत बढ़िया। डीएनए कंटेन न्यूक्लियो बेसिस। न्यूक्लियो बेसिस का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस। कौन कौन से होते हैं डीएनए के पास? एटी। Adenine. हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई ना, कल तक बता देंगे। एडेनिन। हो जा चुप, हो जा चुप, हो जा, हो जा चुप, हो जा। डीएनए कंटेन न्यूक्लियो बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट, हमें पता है ये बात। रिमूवल ऑफ विच अमंग दीज फ्रॉम द डीएनए सैंपल विल नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द लेंथ ऑफ डीएनए। इसमें से अपन क्या रिमूव कर दे कि डीएनए की लेंथ पे खासा फर्क नहीं पड़ेगा? क्या लगता है? नाइट्रोजन बेसिस। Nitrogen basis. ऐसा क्यों? मैम क्योंकि वो उसकी जो लेंथ होती है शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है सिर्फ। हाँ, Yeah. क्योंकि अरे वाह, क्योंकि डीएनए की जो लेंथ है, अगर मैं अपनी लेंथ की बात करूँ, अपनी हाइट की बात करूँ, तो बेसिकली बैकबोन हम जाते हैं, ये जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, और डीएनए का बैकबोन होता है उसका फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर। Sugar. नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ यूज होते हैं? दो चेन को साथ में होल्ड करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर ये कहता है स्टेबिलिटी पे किससे फर्क पड़ता है, अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस लगा दूं, हटा दूं, तो ये मेनली स्टेबिलिटी के लिए है। इस पे अगर स्टेबिलिटी होता ना क्वेश्चन कि क्या हटाऊं, स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, तो वो नाइट्रोजनस बेसिस होगी। पर क्वेश्चन है लेंथ पे किससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो न्यूक्लियर नाइट्रोजनस बेसिस हटा देंगे तो भी लेंथ पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फॉस्फेट और शुगर से ज्यादा पड़ेगा। ओवरऑल डीएनए स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन अभी सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तो नाइट्रोजनस बेसिस को हटा दो, लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? मैम पीछे से किसी ने कुछ बोला, बोलो। मैम अगर यहाँ पे ऑप्शन में न्यूक्लियोसोम भी होता। न्यूक्लियोसोम? यस मैम। बेटा ये डीएनए की बात कर रहा है ना, ये नहीं बात कर रहा कि वो कंडेंस है या नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, अगर ये क्रोमोसोम की बात करता उस लेवल पे तो बिल्कुल होता। यार इसने बात कितनी मजेदार बोली, मजा आ गया सुन के। समझ आया उसने क्या बोला? No, ma'am. ये अच्छी बच्ची है, इसने ऑनेस्टली बोला। अरे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या बोल रही वो कह रही है कि वो कह रहे हैं ना कि लेंथ किससे डिक्रीज होगी। वो कह रही है कि अगर डीएनए जब क्रोमोसोम की फॉर्म में होते हैं तो उनमें न्यूक्लियोसोम भी तो होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये होता, अगर क्वेश्चन में होता इन सब ऑप्शंस के साथ न्यूक्लियोसोम, तो अगर मानो ये क्रोमोसोम है और मैं इसमें से न्यूक्लियोसोम हटा दूं, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं? हिस्टोन प्लस डीएनए। हिस्टोन प्लस डीएनए। तो अगर मैं न्यूक्लियोसोम हटा दूं तो क्या डीएनए की लेंथ पे फर्क पड़ेगा? नो मैम। No, ma'am. यो मैम। बेटा अगर तू न्यूक्लियोसोम हटाएगी तो तूने डीएनए के फ्रेगमेंट भी तो खा गई, तो लेंथ तो कम हो गई ना, डीएनए डिस्ट्रॉय भी हो गया। समझ आया? यो मैम। Yeah. इसलिए उन्होंने न्यूक्लियोसोम आंसर में नहीं डाला। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। लेकिन हाँ, अगर वो सिर्फ हिस्टोन कहते ना तो फिर हम हिस्टोन के साथ जाते। ओके, यो मैम। चलो जी, किसी को कोई सवालात? नो नो मैम। मैम। ये तो गलत बात है, 5 मिनट ही रहे। वाइवा पूछना था मुझे। अभी रेज योर हैंड 40 तक ले लो। 40 तक नहीं, मैंने एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए ताकि एक्सटेंड ना करूं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं ऐसे नहीं कर सकती। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना, अरे राम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनसीईआरटी नहीं है मेरे पास, ऐसे नहीं हो सकता। होगा, मेरे किसी और नाम से सेव कर रखा होगा। चलो कोई बात नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑलराइट, लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। इससे पहले मैं तुम्हें 10,000 स्क्रीन सेवर्स दिखा दूं। चलो भी, मेरे को सबसे पहले बता दो, कॉपर टी में कॉपर का क्या काम होता है? रेज योर हैंड। विशाल। राजकुमारी। Ma'am, it suppresses the sperm motility and fertilizing capacity of sperms. वेरी गुड, शाबाश। एमटीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? हर्ष।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके। इनफर्टिलिटी में मदद, इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज की जाती है, तो व्हाट डज IVF स्टैंड फॉर? मोहित। मैम आपने क्वेश्चन क्या पूछा? IVF की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? अनामिका, IVF का मतलब क्या है? मैम इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो लैब में की जाती है बाहर। गैमेट को बाहर फ्यूज किया जाता है। तो IUT क्या होता है इन अनामिका? विवो फर्टिलाइजेशन। IUU मैम इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। हर्ष, GIFT क्या होता है? गिफ्ट। एम गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें होता क्या है? एम गैमीट को जो है फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, गैमीट को मतलब फैलोपियन ट्यूब में, एग को। एग को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है या नहीं? मैम अंदर होती है इसमें तो। हाँ, क्योंकि गैमेट अंदर डाला है ना, अब स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगी, राइट। ICSI क्या होता है प्रिया सतवालिया? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हम कब देते हैं? जब फीमेल में कमी होती है या मेल में? मैम मेल। मेल में। और इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है अंदर? इनमें बॉडी के बाहर होती है अंदर? रुशिल? यस मैम। अंदर। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर है या अंदर? मैम आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी। प्रिया, लैब में एग लेते हैं और उसमें इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म डाल देते हैं और उसके बाद फीमेल की बॉडी में डालते हैं, क्योंकि स्पर्म इतना कैपेबल नहीं था कि फर्टिलाइजेशन कर पाए, तो इट इज एन आउटसाइड द फर्टिलाइजेशन। हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का पार्ट है ये, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में फर्क बताओ तान्या। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में फर्क, तान्या तान्या। वेसेक्टोमी में वासा डिफरेंशिया को कटोटाई किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कटोटाई किया जाता है। गुड। तो इस केस में क्या स्पर्म और एग बनना बंद हो जाएंगे? मैम बनते हैं बट आगे पहुंचते। मैम वेसेक्टोमी में वो यूरेथ्रा तक नहीं पहुंचते और ट्यूबेक्टोमी में वो यूट्रस तक नहीं पहुंचते हैं। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, राइट, लेकिन इनकी फॉर्मेशन जरूर होती है, करेक्ट। यस मैम। वेरी गुड। LNG-20 प्रोजेस्टेराट, LNG-20 क्या होता है? किससे पूछा? नेहा कुमारी। हार्मोन होता है रिलीजिंग आईओडी। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होती है। यस मैम। अच्छा, सही बोल रही है। और मल्टीलोड 375 क्या होता है नेहा? मैम में कॉपर रिलीजिंग प्लास्टिक आईओडी होती है। अरे वाह। और लाइपेस लूप क्या होता है? मैम बोल नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड आईओडी, बिना देखे बोल रही है। यस मैम। बहुत बढ़िया बोल रही है, फिर तो मजा आ गया, शाबाश, बहुत अच्छे। व्हाट इज एड्स? रिया। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकता है, कम्युनिकेबल है? क्या ये कम्युनिकेबल है? यस, ये कम्युनिकेबल है। कैसे फैल सकता है? मीडियम ऑफ ट्रांसफर। मैम जब उनमें फिजिकल कांटेक्ट होगा तो। फिजिकल कांटेक्ट होगा, जैसे कि एक तो सेक्स हो गया, दूसरा